नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी बहस के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों और दलीलों को दरकिनार करते हुए स्थानीय निकाय के चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब मध्य प्रदेश सरकार को पिछड़ा वर्ग के ही सही आंकड़े रखने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। कोर्ट जो है ओबीसी कल्याण आयोग के आंकड़ों से संतुष्ट था, तो चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में स्थानीय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है पिछले 4 महीनों से लंबित था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए अब कहा है। तो आज भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच आधे घंटे तक बातचीत भी हुई है। तो बातचीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके लिए कहा है कि इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण न दे पाने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। मतलब साफ है कि ओबीसी आरक्षण के बिना प्रदेश में तुरंत चुनाव होते हैं तो इससे बीजेपी को सीधा घाटा होगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि हर हालत में चुनाव या तो ओबीसी आरक्षण के साथ कराया जाए या फिर कुछ समय के लिए टाला जाए। तो स्थानीय निकाय चुनाव का सीधा इंपैक्ट अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव होंगे या फिर बीजेपी रिव्यू पिटीशन से फैसले को अपने पक्ष में करेगी। ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई हैं सामने, वो आपको सुनाते हैं। ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की नीति में नहीं है कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समाप्त करना चाहती है। और इसका प्रमाण है पिछले बिहार के चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता जिनने वो भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, उनको निर्देश देने वाले मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण की देश को जरूरत नहीं है, लेकिन जनता ने जब चुनाव में हरा दिया तो आरक्षण की नकली वकालत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी के आरक्षण क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग का कौन हितैषी है? जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने 14% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया। पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव 15 दिन में हों, ये आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन सरकारों के ऊपर तमाचा है जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं। लगातार 2 बार मध्य प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के चुनाव में फटकार लगाई है। तो मेरे को तो बड़ा अफसोस है कि हमारे ओबीसी भाइयों के लिए अब उनको भाई बहनों को रुकना पड़ेगा। जा रहा था कि तुम गलत बोल रहे हो, देखिए आज क्या हुआ। तो मैं तो आज भी अनुरोध करता हूं कि इनको पश्चाताप करना चाहिए इनने जो किया है। और जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो एक पास से कुठाराघाती में कहूंगा कि आप समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया तो हम तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कोई भी फैसला हो उसका विरोध तो नहीं कर सकते। सरकार का दायित्व था कि वो सही पक्ष रखती। और मैं तो एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां क्यों बनी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जब ओबीसी आरक्षण को मान्यता दे दी, कैबिनेट में निर्णय हो गया, अधिसूचना निकाल दी गई, परिसीमन हो गया, परिसीमन खत्म भी हो गया, का काम पूरा हो गया, चुनाव होने बाकी थे। पहला निर्णय यह हुआ कि एक अध्यादेश लाकर इनने उसको स्थगित कर दिया कि परिसीमन गलत हुआ। अरे परिसीमन में सुधार कर लेते,
अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन अभी, ऐसा मत करो, ढंग से बोलो। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत निकाय चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। और अब सवाल ये है कि क्या वाकई में अब बिना ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव होगा। तो आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ जो एक गेस्ट का पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और योगेश गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी, आपसे और योगेश गुप्ता जी, आप दोनों लोगों से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले योगेश गुप्ता जी आप बताएं। देखिए दीप्ति जी, माई का लाल बना ओबीसी का काल, इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया शिवराज सरकार ने। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि तीन ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के, मगर ओबीसी वर्ग के हितों को साधने के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारे माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के समय में महाजन आयोग का गठन हुआ, तत्पश्चात दिग्विजय सिंह सरकार ने उसको आगे बढ़ाते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और 14% आरक्षण की व्यवस्था की। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण न केवल पारित किया, कैबिनेट के माध्यम से उसको पास किया और परिसीमन तक हो चुका था। अगर हमारी सरकार उस बीच में गिराई नहीं गई होती तो हमने उस परिसीमन के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव संपन्न करा दिए होते। एक बात। दूसरी बात, शिवराज सरकार पिछले 2 साल से लगातार तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछले 20-22 सालों से संवैधानिक रूप से कार्यरत था, उसका कार्य पूरा बंद करके और उसके जगह एक नया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, जिसका अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन को बनाया। जबकि संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी थे, उनसे इस बारे में कोई मशवरा नहीं किया गया। 55% जहां मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनता है, उसकी आंकड़ों के साथ हेराफेरी करते हुए शिवराज सरकार। ठीक है योगेश जी, सबसे पहले जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आप दे दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मान रही थी और चाहती थी कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में नगर पालिका और पंचायत और नगर निगम के चुनाव संपन्न कराए जाएं, जो कि हमारी मंशा के विपरीत वर्डिक्ट आया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जरूर अदालत में तथ्य रखेगी और ये चाहेगी कि ओबीसी वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ न हो। ठीक है, चलिए योगेश जी आपके पास लौटेंगे। आशीष अग्रवाल जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से तो जाहिर तौर पर ये संतुष्ट आप नहीं हैं, चूंकि सीएम शिवराज की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर की जाएगी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि झूठ का एक चरित्र होता है, झूठ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, आत्मविरोधाभासी। तो योगेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, और वहीं मेरे सामने जब टीवी स्क्रीन चल रही है उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर और कांग्रेस के शीर्ष नेता विवेक तनखा जी दोनों इस फैसले का स्वागत करते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस का चरित्र जो झूठ का है वो सामने उजागर है। हम तो सदैव कहते थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण ना मिले, ये षड्यंत्र कांग्रेस लेकर घूम रही है। और 27% आरक्षण का झुंझुना जो उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के समय पहनाया था, उसको तथ्यात्मक रूप से गलत इसलिए रखा क्योंकि विधानसभा में लिखित रूप से इन्होंने 27% आरक्षण 27% आबादी के बेसिस पर देना तय किया। और इसके विरोध में जब पिटीशन लगी तो कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए 9 मार्च 2019 से लेके 17 मार्च 2019 तक अपना वकील तक खड़ा नहीं किया।
और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह जी ने 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया और पंचायत चुनाव नोटिफाई कर दिए, तो इनके नेता यही विवेक तनखा, यही सैयद जाफर जगह जगह दरवाजा खटखटाते रहे अदालतों का कि कैसे भी इसको रोक दिया जाए। और आज जब पिछड़े वर्ग के पीठ में छुरा घोंपा गया है तो उसका श्रेय भी इन्हीं नेताओं को जाता है। ठीक है मैं योगेश कांग्रेस जी, से बहुत स्पष्ट गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, जवाब दीजिए। जी दीप्ति जी, देखिए बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, उसका तात्पर्य है कहने का कि कमलनाथ सरकार ने बाकायदा कैबिनेट के माध्यम से 27% आरक्षण 55% आबादी के खिलाफ दिया था, ये बोल रहे 27%। रही बात सैयद जाफर की, तो सैयद जाफर वर्तमान में पिछले 8-10 महीने से, बल्कि मैं कहूं 1 साल से, ना कांग्रेस की किसी पदाधिकारी है वो, ना कांग्रेस के कोई एक्टिव मेंबर है, वो पीसीसी कार्यालय तक नहीं आए हैं। तो ये झूठा आरोप लगाना बंद करें। सैयद जाफर छिंदवाड़ा क्षेत्र से वहां सरपंच का चुनाव लड़ने चाहते थे और डबल रोटेशन जो शिवराज सरकार ने किया था, एक 2019 में जो माननीय कमलनाथ जी ने पारित किया था, जो पास हो चुका था, जिसके खिलाफ इन्होंने अध्यादेश लाकर उसको रद्द करके दोबारा परिसीमन किया। अरे आप परिसीमन में सुधार कर लेते उसको बजाय रद्द करने के। तो जिनके हितों के साथ खिलवाड़ शिवराज सरकार कर रही थी, 2014 का एक रोटेशन, 2019 का एक रोटेशन, ये डबल रोटेशन कारण बना न्यायालय में जाने का। रही बात विवेक तनखा जी की, तो विवेक तनखा जी पेशे से एडवोकेट है, उनकी सेवाएं कोई भी उनके हायर पेमेंट पर हायर कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने गैस कांड के अभियुक्त टेंडर वारेसन की पैरवी करके उन्हें छुड़ाया था अदालत से। तो ये एक उनका पेशा हो गया। कांग्रेस के नेता जरूर है विवेक तनखा जी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। रही बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अमान्य करने का तो ना भारतीय जनता पार्टी में साहस है, ना कांग्रेस पार्टी में। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोत्तम होता है, न्यायालय के जो निर्णय है वो सर्वोत्तम। ठीक है आशीष जी, आप जवाब दीजिए, आपने परिसीमन क्यों किया? हम ओबीसी वर्ग के खिलाफ आए, सर्टिफिकेट के लिए जरूर अदालत जाएंगे। अब इनको शांत कीजिए। ठीक है योगेश जी, आप देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इन्होंने 27% आरक्षण 50% आबादी बता कर दिया। ये विधानसभा के पटल पर लिखा गया कमलनाथ का वो काला सच है, जिसमें मैं जूम करके दिखा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% भाग पिछड़ा वर्ग है। ये कमलनाथ सरकार की एक आधिकारिक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसको योगेश गुप्ता जी कैसे आपके दर्शकों के सामने झुटलाएंगे? एक बात। दूसरी बात, उदाहरण तो जरा हम देखें कि आप किस तारतम्य में दे रहे हैं। विवेक तनखा और अरुण जेटली जी का उदाहरण बहुत अलग है। क्या आप ये नहीं मानते कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण अगर 27% पंचायत चुनावों में आपके विवेक तनखा जी जाके रिट पिटीशन की पैरवी नहीं करते, क्या रुक पाता? दूसरी बात, आज के अगर जो न्याय दृष्टांत है, अगर उसका जरा सा भी योगेश गुप्ता जी ने अवलोकन किया है, न्यायालय लगातार क्या बोलता रहा कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के तुरंत पहले आपको चुनाव कराने हैं। 2019 में वो अवधि समाप्त हुई और उस समय सरकार में कौन था? मार्च 2020 तक कमलनाथ सरकार थी। तो जब न्यायालय मध्य प्रदेश सरकार की बात करता है तो इसमें जो कटघरे में जो सरकार खड़ी होती है वो कमलनाथ सरकार है, क्योंकि जानते थे कि अल्पमत में टिकी सरकार है। और इन्होंने अगर नगरीय निकाय और नगरीय पंचायत चुनावों को करा लिया, जिसमें निश्चित ही कमलनाथ समर्थित नेताओं को बड़े स्तर पर हार मिलती, तो कमलनाथ जी की कुर्सी चली जाती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोरोना की वेव चली पहली और दूसरी, और उसके बाद जो ये परिसीमन गलत ढंग से कर गए थे, जिसमें उन्होंने जातिवाद और धर्म को आधार बना के लगभग 1250 जगह, आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि परिसीमन में 1250 जगह बदल दी गई हो। क्या उसको सुधारना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी? और हमने तो 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराया, आपने उसमें अड़ंगा क्यों लगाया? तो आप अपने इन काली कारगुजारियों से बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग की पीठ में, मैं दोबारा दोहराता हूं, छुरा आपने घोंपा है। भारतीय जनता पार्टी योगेश जी, सारा ठीकरा तो आप पर ही फोड़ा जा रहा है, क्या जवाब देंगे आप? करने के लिए 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे और अदालत में रिव्यू पिटीशन आपकी बात। देखिए, इन्होंने एक जुमला छोड़ा, छुरा भोंकना। तो पीठ में छुरा, हमारी पीठ में छुरा संवैधानिक रूप से अगर किसी ने भोंका था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पूर्ण बहुमत की सरकार को गिराया।
पूरी कांग्रेसियों का एक अजब तरीका है, पूर्ण बहुमत की जब तथ्य सरकार नहीं को होते तो इन्होंने गिराया। डिबेट को अब आप डाइवर्ट बीच में करने लगते हैं। आप डिबेट की विषय पर रहिए मर्यादाओं ना। के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे। आप डिबेट की मर्यादाओं के अनुरूप आचरण करें, आपसे निवेदन है। मैंने आपको सुना, आप बात आने दें। 2019 विषय पर रहिए ना योगेश। मार्च 2019 में आप विषय से इधर उधर जाएं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ना जाएं, ठीक है? मैं विषय पे बात करता हूँ। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी गई अलोकतांत्रिक तरीके से। अगर हमारी सरकार नहीं गिराई गई होती तो हमने परिसीमन भी करा लिया था। सारे वो जो जरूरी काम होते हैं चुनाव आयोजित करने के, लेकिन परिसीमन तो वो बता रहे हैं कि गलत तरीके से आप करा रहे थे ना। हम चुनाव भी संपन्न करा, नहीं बिल्कुल गलत तरीके से नहीं थे, संवैधानिक रूप से 100% सही थे। माननीय महामहिम ने उसको अनुमोदित किया था। इन लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, राजभवन तक पैदल मार्च किया था विधानसभा से, और उस परिसीमन के खिलाफ पुरजोर विरोध किया। चुनाव संपन्न कराने के पहले इन्होंने जो विरोध का तरीका अपनाया था वो भी गैर लोकतांत्रिक था। और आज भी ये लोग बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रमाणित करूंगा कि 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 17-18 साल में। उमाश्री भारती, बाबूलाल गौरजी, शिवराज सिंह चौहान। क्या किया इन लोगों ने 17-18 साल में ओबीसी वर्ग के हितों के लिए? हमने तो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। आपने क्या किया, आप बता दीजिए। हमने 27% आरक्षण बढ़ाकर किया। हम तो लगातार ओबीसी वर्ग के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आप लोगों ने क्या किया पिछड़ा वर्ग के लिए? देखिए, जब योगेश गुप्ता जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को दिए, तो सबसे पहले तो इन्होंने स्वीकारा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं दिया। फिर तो जब कोई पिछड़े वर्ग का नेता जरा सा उभरने लगा तो उन्होंने उसको सिरे से निपटाया। सुभाष यादव जी कितने संभावनाशील व्यक्ति थे, उसको हटा के किसको बनाया इन्होंने? एक सामंतवादी दिग्विजय सिंह को। उसके बाद जब अरुण यादव जी उनकी कमान को संभालने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने उनकी फसल ही लूट ली। अरुण यादव जी खुद रोते हुए पाए गए। तो पिछड़े वर्ग के साथ तो कांग्रेसियों की और गांधी परिवार की एक पुरानी अदावत है जिसको ये निभा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि सैयद जाफर इनके नेता नहीं है तो क्या कोई निष्कासन का पत्र लेकर ये आए हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। सच्चाई ये है कि आज भी सैयद जाफर आपके नेता हैं। आपने षड्यंत्र के तहत पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देकर सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी नहीं बना दे, इसके लिए आपने अदालतों का दरवाजा खटखटाया और आज आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं। बहुत खुश होंगे, पर मैं दोबारा दोहराता हूं, पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा। हम अदालत में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम एक बार दोबारा तथ्यों और तर्कों के साथ पुरजोर अदालत में ठीक है, इसका जवाब तो आने वाले समय में दोनों पार्टियों को मिल ही जाएगा, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किस पार्टी की तरफ से क्या किया गया है जनता सब जानती है और इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि जब कोर्ट का फैसला सामने आया उसके बाद आप लोगों की मीटिंग हुई जहां पर कई अहम मुद्दों पर इसको लेकर बातचीत हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? रिव्यू पिटीशन जो दायर किया जाएगा उसके बाद, लेकिन अब चुनाव आयोग जो है चुनाव कराने की तैयारी में है, तो क्या स्टैंड आप लोगों का रहने वाला है? देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर अध्ययन चल रहा है। उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, उस पर कैसे हम रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रही है। पर सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। जो कांग्रेस हमसे कहते हैं वो इस देश में 75 साल तक शासन करती रही। उन्होंने क्यों नहीं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया? इस देश में पिछड़े वर्ग और SC/ST के लिए जितने भी संवैधानिक आयोग बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए। इन्होंने तो सदैव उनको राजनीतिक झुंझुना पकड़ाया। 2003 में दिग्विजय सिंह जब चुनाव हारने की कगार पर आ गए, इन्होंने फिर उस समय उनके लिए घोषणा की। इनको मालूम था इनकी सरकार नहीं आनी, और वही 2019 में कमलनाथ ने किया। और भी मैं तो दूसरी जगह पूछता हूं, आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इन्होंने वहां पे ओबीसी आरक्षण के लिए क्या कर लिया? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पर इन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए क्या किया? इनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि पॉलिटिकल झुंझुने पकड़ाकर जवाब दे रहे हैं योगेश का भला नहीं होने दे, उत्थान नहीं होने दे और उनको इसी तरीके के पॉलिटिकल गिमिक में फंसाते रहे। ठीक है योगेश जी, आप बताइए, अन्य राज्यों में जहां आपकी सरकार है, आपने ओबीसी के लिए क्या किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ओबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज के माननीय उच्चतम न्यायालय के
शिवराज सरकार को लगी कड़ी फटकार के बाद ये निर्धारित किया है कि हम आगामी पंचायत चुनाव और नगर पालिका नगर निगम चुनाव में हम अपने 27% आरक्षण की व्यवस्था के तहत ही कैंडिडेट उतारे जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो संविधान की अनुच्छेद 355 और 243D जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जो 2 हफ्ते का समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है कि बिना आरक्षण के, मतलब 36% आरक्षण SC ST के सहित आप जाएंगे, ओबीसी वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात शिवराज सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट फटकार शिवराज सरकार को लगा रहा है, आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे। 2 साल आपके निकम्मेपन में चले गए, आप पूरी तथ्यात्मक जानकारी कोर्ट के सामने रख नहीं पाए। 6 मई को स्पष्ट रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब को यह माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया था कि 2 साल का लंबा समय आपको मिला, आपने तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी न्यायालय को नहीं दी। आगामी 2 हफ्ते का समय आप क्यों मांग रहे हैं? 10 तारीख को हम निर्णय देंगे, कोई अध्ययन करके नहीं आए और सुप्रीम कोर्ट के न्याय जब सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट आया, ये बीच में बोल रहे हैं, मेरी आपत्ति है, अमर्यादित भाषा आप लोग यूज करते हैं, हम नहीं करते। मेरी आपत्ति है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप शाब्दिक रूप से गलत ना बताएं। नहीं, बिल्कुल सही तथ्यात्मक रूप से आपने जानी। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। देखिए, न्यायालय को आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव होने चाहिए, 5 साल की समय अवधि से पहले होने चाहिए। इसका दोषी कौन है? ठीक है, देखिए इस तरह से बहस मत करिए। और आप लोगों का जो जवाब निकलकर सामने आया है, जाहिर तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आगे किस तरह से रिव्यू पिटीशन फिलहाल जो है दायर की जाएगी। फिलहाल तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यही होगा कि किस तरह से बिना ओबीसी आरक्षण के क्या मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होगा, या फिर इसको लेकर जो रिव्यू पिटीशन दायर किए जाने की बात सीएम की तरफ से कही गई है और आगे जो है इसको लेकर फैसला जो है इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।